Radhe Krishna. Today I will discuss a very important article of electrostatics, that is on Coulomb's law. Consider a system in which there are two charged particles Q1 and Q2 are placed. Okay, मैंने एक चार्ज सिस्टम दिया है जिसमें दो चार्ज पार्टिकल रखे Q1 and Q2. Let's say they are at some distance, finite distance r, small r. First condition we have to remember is that Coulomb's law is valid for the point charge particles and when they are at rest. So I will write this statement first. कि Coulomb's law, it is applicable when charges at rest. जब हमारे जो चार्जेस है वो रेस्ट पर होंगे एंड दे आर पॉइंट चार्ज. पॉइंट चार्ज का मतलब क्या होता है कि ये जो डिस्टेंस है आर है, इनकी जो डायमेंशन होगी ना चार्ज की, लेट्स से ये स्फेरिकल चार्ज सिस्टम है, स्फेरिकल शेप के चार्जेस है, तो इनका जो रेडियस होगा वो कैपिटल में, लेट्स से इट्स रेडियस इज स्मॉल r1 and the distance between the charges is small r, means this distance small r is greater than dimensions of these charges. Let's dimension, that is radius of these charges, they are called point charges. Okay, first they are charges of q1 and q2 charges. General way, in general physics, like charges always repel each other and unlike charges always attract. जनरली हम यही कंसीडर करके चलते हैं कि जो हमारे लाइक चार्जेस होंगे, लाइक चार्जेस जैसे पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, वो एक दूसरे को रिपेल ही करेंगे, और अनलाइक चार्जेस होंगे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज रखा है, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज रखा है, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. जनरली तो यही होता है, इसलिए मैंने इनको लिख दिया है. इन जनरल लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. अभी हमारे को ये नहीं पता ना ये चार्जेस का नेचर कैसा है, ये पॉजिटिव चार्ज है या फिर नेगेटिव चार्ज है. लेट्स से हम ये लेके चल रहे हैं कि ये दोनों चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव भी हो सकते हैं. ओके, तो सॉरी, दिस Q1 चार्ज इज अप्लाई फोर्स ऑन Q2 चार्ज. ये Q1 चार्ज जो है इस Q2 चार्ज पर फोर्स लगाएगा, और वो फोर्स कितना होगा, वो फोर्स होगा लेट्स से F, और वो फोर्स इस 2 चार्ज पे रखा है और 1 बार दोबारा लगाया गया है, तो मैं इसको F21, ये नोटेशन देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये नोटेशन क्या रिप्रेजेंट करती है, Fxy इज बेसिकली फोर्स ऑन x बाय y. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2 के ऊपर फोर्स लगा रहा है 1, तो इसको हम F21 से रिप्रेजेंट करेंगे. सिमिलरली ये जो Q2 चार्ज है, ये Q1 चार्ज को रिपल्शन फोर्स लगाएगा बाहर की तरफ, और ये जो फोर्स लग रहा है ये हमारा अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन. line of action is that line along which these charges are placed. जिस चार्जेस के लोग जिस लेंथ के लोग जिस लाइन के लोग ये चार्जेस प्लेस हुए हैं, उसी के लोग ये कूलम फोर्स लग रहा है. तो ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, लेट्स से इट फोर्स इज F एंड इट इज ऑन 1 due to 2, फोर्स ऑन x बाय y. तो ये 1 के ऊपर फोर्स है 2 के द्वारा. ओके, तो कूलम क्या कहता है कि जो फोर्स है मेरा F, वो इन दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. मींस जितना ज़्यादा चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा उतना ज़्यादा फोर्स ज़्यादा लगेगा. तो ये Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा Q1 और Q2 चार्ज का, उसका प्रोडक्ट के जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो ये क्या दिखा रहा है कि जितना ज़्यादा फोर्स अगर आपको बढ़ाना है तो चार्जेस ज़्यादा लेने, मतलब चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ा देंगे. लेट्स से यहाँ पे 5 कूलम चार्ज रखा है, तो यहाँ पे भी 5 कूलम चार्ज रखो आप, तो उनका जो प्रोडक्ट आएगा तो वो फोर्स उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट इज फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस. डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस के जो रेसिप्रोकल के स्क्वायर के बराबर है. ठीक है, ये मेरे पास 2 कंडीशन है. मींस जितना दूर मैं फोर्सेस को, जितना दूर मैं चार्जेस को रखूंगा, उन पे जो फोर्स लगेगा वो उतना कम होगा. तो इन दोनों से मैं क्या बोल सकता हूँ कि मेरे पास जो फोर्स है
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस स्क्वायर. ओके, एंड दिस प्रोपोर्शनलिटी इज रिमूव्ड बाय अ कांस्टेंट k, q1 q2 by r square. Here k is basically a constant. जब कभी भी हमें प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करना होता है ना, तो हम कोई भी कांस्टेंट का यूज करते हैं. यहाँ पे ये कांस्टेंट k यूज हो रहा है. इस कांस्टेंट k की जो वैल्यू होती है वो होती है मेरी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, और न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होती है इसकी अप्रोक्सीमेटली इसकी जो वैल्यू होती है वो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. यहाँ पे जो ये टर्म दिख रही है आपको, इस टर्म को हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं. परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. फ्री स्पेस मीन्स वैक्यूम. ओके, इसके बारे में ये जो k है कांस्टेंट, ये मीडियम पे डिपेंड करता है. ठीक है, अब कैसे डिपेंड करता है मीन्स वाटर में कुछ और होगा. अगर ऑयल के अंदर रखेंगे चार्जेस को तब उसकी k की वैल्यू कुछ और होगी. इसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कशन जो है वो डिटेल डिस्कशन डाइलेक्ट्रिक्स चैप्टर में करते हैं. मैं डाइलेक्ट्रिक टॉपिक्स अलग से आर्टिकल पढ़ाता हूँ, उसके अंदर मैं इसके बारे में डिस्कस करूँगा कि जब मैं इसको मीडियम में चेंज कर देंगे तो k का क्या इफेक्ट होगा. अभी मैं k को अपनी बात वैक्यूम तक ही सीमित करके चलूँगा कि मेरा k मतलब एक वैक्यूम है, फ्री स्पेस है जहाँ पे मेरे चार्जेस रखे हुए हैं. ओके, इसकी बात जो है वो मैं डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर डिस्कस करता हूँ कि मीडियम्स क्या इफेक्ट डालेगा फोर्स के ऊपर. ओके, तो हमारे पास जो फोर्स है उसका एक्सप्रेशन ये आ जाता है. एंड दिस परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट वैल्यू इज 8.85 10⁻⁻12 एंड इट्स यूनिट्स आर कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर. Sorry, we have to memorize this expression. This is the fundamental expression. We have to memorize it for problem solving. ये मेरी कूलम्स लॉ की स्केलर फॉर्म है, क्योंकि फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी होता है. तो इसके बाद मैं आपको कूलम फोर्स बताऊंगा, कूलम फोर्स की वेक्टर फॉर्म क्या होगी. ठीक है, अब मैं इसके बारे में बात कर लेता हूँ कि इसके लिमिटेशंस क्या क्या है. फर्स्ट लिमिटेशन ये बताया हमने कि ये एप्लीकेबल है व्हेन चार्जेस एट रेस्ट, कि जब चार्जेस रेस्ट पर है, स्टेशनरी चार्जेस है, और ये चार्जेस पॉइंट चार्जेस होने चाहिए. पॉइंट चार्ज की कंडीशन मैंने आपको यहाँ पे बता दी गई है. पॉइंट चार्ज किसे बोलते हैं, जब कोई भी डिस्टेंस, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो उनके डायमेंशन के डिस्टेंस से बहुत बहुत बड़ा होता है, तो वो पॉइंट चार्ज बोलते हैं. पॉइंट पार्टिकल भी वो पॉइंट साइज, पॉइंट मास बोलते हैं. ओके, तो पॉइंट चार्ज ही बहुत ध्यान रखना. पॉइंट चार्ज होगा तो पॉइंट चार्ज, और पॉइंट मास होगा तो पॉइंट मास. इसकी लिमिटेशन क्या क्या है, फर्स्ट तो मैंने वही लिखी है, इट इज एप्लीकेबल फॉर द पॉइंट चार्ज एट रेस्ट, एंड सेकंड इज वैलिड फॉर स्टेशनरी चार्जेस. ये इसकी लिमिटेशन है, ये तभी लगेगा जब ये कंडीशन फॉलो करेगी कि चार्जेस मस्ट बी एट रेस्ट एंड दे आर एट पॉइंट चार्ज. एंड नेक्स्ट वन मोर important point is mark this point because we will understand the meaning of this point further in that articles when we discuss magnetism zones. Then we know about the statement written here. अभी आपको ये पता होना चाहिए कि कभी भी कोई भी मूविंग चार्ज पार्टिकल है, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल मूविंग है, अगर कोई भी मूविंग चार्ज पार्टिकल है तो वो क्रिएट करता है बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स ऑन ईच अदर. बोथ क्रिएट बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स ऑन ईच अदर. इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ. इसका जो मतलब है वो हम जब हम आगे मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे ना, लोरेंट्ज फोर्स के अंदर आता है ये कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल मूविंग होगा तो वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स दोनों ही एक्सर्ट करेगा. बोथ क्रिएट नहीं लिखना चाहिए, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ. मूविंग चार्ज पार्टिकल, मूविंग चार्ज एक्सर्ट बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा और ईच अदर पे. ओके, ये वाली चीज़ पूरी बिल्कुल क्लियर हो गई है. फंडामेंटली ये चीज़ ध्यान रखना कि हम जनरली मान के चलते हैं कि चार्जेस जो है वो लाइक चार्जेस हमेशा रिपेल करेंगे. जनरल है ये जरूरी नहीं है कि हमेशा ही ऐसा हो, जनरली बात कर रहे हैं. और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, ये फॉर्मूला हमें इंपॉर्टेंट है जो हमें याद रखना है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए. आप इसको एक बार
देख लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ओके, लेट्स नाउ डिस्कस Coulomb's law in vector form. We have considered the same system, okay, the charge q1 and charge q2. Now we know that force is vector quantity. We have seen the magnitude, how we write the magnitude. Now we will see what is the concept of the direction in Coulomb's law. Okay, let's say हम ये suppose कर लेते हैं कि ये जो charge q है ये मेरा origin पे रखा है in 3-dimensional coordinate system, and this charge q2 is placed at in any 3-dimensional space. Let's say its coordinates are x, y, z. Okay, हमें पता है कि जो q1 चार्ज है वो इस q2 चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा, तो which is F21, and this q2 charge also repel q1 charge which is the force is F12. अगर हाँ ये जो q1 और q2 चार्ज है ये इनकी या जो इनका जो पोजीशन वेक्टर है वो r वेक्टर है। अब ये q1 चार्ज इसके ऊपर जो फोर्स लगाएगा वो जो डायरेक्शन में लगाएगा वो प्लस r कैप है, और q2 चार्ज जो लगाएगा वो माइनस r कैप है। ये ओरिजिन है ना, तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव हो गई और ये वाली डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव। कैप जो साइन होते हैं हमें पता है यूनिट वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए हम इनका यूज करेंगे। अब अगर हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ओके, अगर ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है तो उतना ही फोर्स ये भी लगा रहा होगा बट अपोजिट डायरेक्शन में, और नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। तो इसका मतलब है कि फोर्स F12 प्लस F21 इज जीरो। ये मेरा नल वेक्टर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ओके, अगर मैं F12 लिखूँ, मैग्नीट्यूड लिखूँ, F12 फोर्स क्या होगा, वो होगा K टाइम्स ऑफ इन दोनों चार्ज का प्रोडक्ट, डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज विच इज r स्क्वायर इनटू डायरेक्शन। अब ये क्या है, फोर्स ऑन 1 बाय 2 के द्वारा 1 पे फोर्स जो कि क्या है इसकी डायरेक्शन माइनस r क्या है, तो ये इसका मैग्नीट्यूड होगा, ये डायरेक्शन होगी, ये मेरा वेक्टर बन गया फोर्स, ठीक है। अब अगर मैं फोर्स लिखता हूँ F21, तो F21 जो फोर्स होगा वो क्या होगा, वो होगा K Q1 Q2 r स्क्वायर। अब 2 के ऊपर जो फोर्स है 1 लगा रहा है वो प्लस r कैप डायरेक्शन में लगा रहा है, तो ये जो फोर्स होगा वो प्लस r कैप डायरेक्शन में, ठीक है। अब मैं थोड़ा बेसिक्स के लिए बता देता हूँ। वैसे आप में बेसिक्स वेक्टर्स वगैरह तो आपको पता होंगे, नहीं पता अगर रिविजन्स के लिए तो मैं जल्दी से आपको रिकैप करा देता हूँ कि जो r कैप होता है वो क्या होता है, वो होता है मेरा किसी भी वेक्टर को अगर मैं उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा ना तो मेरे पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा। ओके, हाँ, लेट्स से मैं मान लेता हूँ, अब मैं इसको एक सिस्टम में देखता हूँ कि मेरे पास दो चार्जेस है Q1 Q2, ये मेरा ओरिजिन है, ये मेरा चार्ज Q1 है, इसके ये 3-डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर रखे हुए दो चार्जेस, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 एंड दिस Q2 कोऑर्डिनेट्स आर x2 y2 एंड z2। इनके जो पोजीशन वेक्टर है वो r1 है और ये r2 है, ठीक है। हाँ, अब मैं मान लेता हूँ कि जो r कैप, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, वो क्या होगा, ये r वेक्टर होगा लेट से x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। तो मेरे पास जो मैग्नीट्यूड होगा r वेक्टर का वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर इज बेसिकली i कैप j कैप k कैप के कोएफिशिएंट के स्क्वायर का सम का रूट, ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ओके, अगर मैं इस वेक्टर को इस मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा ना तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डायरेक्शन यूनिट वेक्टर आ जाएगा, डायरेक्शन वेक्टर x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ठीक है। ये मेरे पास r कैप आ गया। अब देखते हैं हम यहाँ पे इस वाले सिस्टम में बात कर रहे थे, ये सब बेसिस की बात थी जो मैंने आपको रिकॉल करा मेरे, ठीक। अब ये r1 वेक्टर है, तो ये जो वेक्टर होगा लेट्स से ये r वेक्टर है। अब आपने ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा है, मैं यहाँ पे आपको जल्दी से रिकॉल करा देता हूँ कि अगर मेरे पास ये वेक्टर a है और ये वेक्टर b वेक्टर है, ठीक है, तो मेरे पास ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर होगा। ये वेक्टर है a वेक्टर, इसके हेड से ये टेल मिलाएगी ये b वेक्टर, तो रिजल्टेंट जो होगा वो मेरा अपोजिट सेंस में आ जाता है,
तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो होगा वो मेरा किसके बराबर होगा, सी वेक्टर के बराबर होगा। तो सिमिलरली मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि r1 वेक्टर प्लस r वेक्टर जो होगा, देखो पहले क्या है टेल से ऐड, फिर टेल से ऐड, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो अपोजिट सेंस में होगा, तो ऐड से ऐड जुड़ा होगा, तो ये मेरे रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। तो r2 वेक्टर जो होगा वो मेरा किसके बराबर हो जाएगा, r वेक्टर प्लस r1 वेक्टर। ये सब बेसिक्स की बात है, आई होप ये सब आपको पता होगी, नहीं पता तो मैं आपको रिकॉल करा दे रहा हूँ, डिवीजन कराता हुआ चल रहा हूँ आपका। ओके, ये हमारे पास आ गया। अब हम बात करते हैं कि मेरा r2 वेक्टर क्या होगा। अब मैं r2 वेक्टर और r1 वेक्टर लिखूंगा, क्योंकि देखो आपके पास मैग्नीट्यूड तो आ गया, आपको तो डायरेक्शन निकालनी है बस। तो r कैप निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, r कैप निकालने के लिए मेरे को पहले पोजीशन वेक्टर चाहिए। तो देखो r2 वेक्टर जो होगा वो r1 वेक्टर प्लस r वेक्टर होगा। तो r1 वेक्टर मेरा क्या होगा, मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ पे r1 वेक्टर जो होगा वो मेरा ओरिजिन के रिस्पेक्ट में वो होगा मेरा, देखो पोजीशन वेक्टर कैसे बनाते हैं, ये x1 y1 z1 है, ये ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0 0, x में से इसको घटाएंगे x 0 तो i कैप, तो ये आएगा x माइनस 0 i कैप प्लस y माइनस 0 j कैप प्लस z माइनस 0 k कैप। ठीक है, तो ये मेरे पास r1 वेक्टर बन गया x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। सिमिलरली मैं r2 वेक्टर लिख सकता हूँ, दिस वेक्टर x2 माइनस 0 i कैप, y2 माइनस 0 j कैप, z2 माइनस 0 k कैप। तो r2 की वैल्यू मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, सॉरी इट्स x1 y1 एंड z1 इस x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। ओके, तो ये मेरे पास r वेक्टर जो होगा वो मेरे क्या आएगा, r वेक्टर होगा r2 माइनस r1, r2 माइनस r वेक्टर यहाँ से क्या आ जाएगा मेरा, वो आ जाएगा मेरा r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। ठीक है, अब r2 वेक्टर मेरा क्या है, ये इसमें इसको घटाना है, तो सेपरेट कैसे करते हैं वेक्टर्स को, i कैप वाले सेपरेट होंगे, j कैप वाले, k कैप वाले। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। ये मेरे पास r वेक्टर आ गया। ठीक है, अब मेरे को चाहिए r कैप, तो r कैप मेरा क्या आ जाएगा, r कैप आ जाएगा मेरा r वेक्टर अपन में मैग्नीट्यूड हो r वेक्टर। अब मेरे पास r वेक्टर ये आ गया, तो r वेक्टर मैं यहाँ पे ले देता हूँ x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। इसको थोड़ा सा सेपरेट कर देता हूँ। और अब r वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, i कैप j कैप k कैप के जो कोएफिशिएंट है इनके स्क्वायर का सम का रूट है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ, ये मेरे पास आ जाएगा x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। ठीक है, ये मेरे पास r कैप आ गया। अब मैं कोई भी फोर्स लिख सकता हूँ, चाहे मैं F12 लिख दूँ या फिर F21 लिख दूँ, क्योंकि मेरे पास मैग्नीट्यूड ये है, डायरेक्शन क्या है, यहाँ पे माइनस साइन रहेगा, r कैप की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूँगा, तो मेरे पास कोई भी फोर्स अब हम लिख सकते हैं। ये होगी वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्ब्स लॉ, बिल्कुल सिंपल है। ये हमारा सारा बेसिक्स था, मैंने जो भी बेसिक्स यूज़ हुआ वो बिल्कुल बताता हुआ चला। ठीक है, अब मैं इसके प्रॉब्लम्स डिस्कशन पे आ जाऊँगा, अच्छे प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल एलिमेंट्री बेस लेवल से मैं प्रॉब्लम उठाऊंगा और बिल्कुल एडवांस लेवल पे अच्छे प्रॉब्लम्स हम सोल्व करेंगे बुक पे। ओके, प्लीज नोट इट डाउन, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। I forgot to write one more thing, please note it down also. For more clearance, I have to write the net force of this system. ये जो फोर्स, ये चार्ज जिसके ऊपर फोर्स लगा रहा है वो F2 on 1 and this charge will exert force on 1 2 2। मैं ये फोर्स आपको लिख के दिखा देता हूँ जिससे कि कोई भी डाउट ना रहे आपके मन में कि ये पूरा सिस्टम कैसे लिखा जा रहा है, पूरा फोर्स इन वेक्टर फॉर्म में। लेट्स से ये वाला फोर्स लिख देते हैं, तो वो क्या होगा, k टाइम्स ऑफ इन दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट Q1 Q2, डिस्टेंस बिटवीन देम इज r एंड डायरेक्शन इज बेसिकली दिस इज प्लस r कैप, इट्स r कैप। ओके, और मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ k टाइम्स ऑफ Q1 Q2
बाय आर कैप को क्या लिख सकता हूँ मैं, आर वेक्टर अपॉन में आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड लिखो, ये लिखो, बात बराबर है, सॉरी इट्स आर स्क्वायर, सॉरी के Q1 Q2 अपॉन दिस बिकम आर क्यूब इंटू में आर वेक्टर। ठीक है, अब मैं पूरी फॉर्म इसको एक बार लिख के दिखा देता हूँ आपको, जिससे कोई भी डाउट ना रहे। के Q1 Q2 आर वेक्टर इज बेसिकली, ये हमारा वेक्टर आ जाएगा एज इट इज यहाँ पे x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप अपॉन में आर वेक्टर की पावर 3/2। अब आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो ये है, ठीक है, तो 3/2 करेंगे तो आर इज बेसिकली आर की पावर 1/2 और आर की पावर 1/2 का क्यूब करना पड़ेगा। तो बस यहाँ पे सिंपल ये x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर, इस होल पावर इज 3/2। Okay, this is the net force. I have written this so that you do not get any confusion that how we have to do this. हमने पूरा लिख के देख लिया एक बार, ये फोर्स लिख लिया एक, इससे हमारे को कोई भी कंफ्यूजन ना हो कि वेक्टर फॉर्म में फोर्स कैसे लिखते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा ढंग से देख लेना, मैंने जो बताया यहाँ पे बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पे रेप्लिकेट करके लिखती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इसके आगे प्रॉब्लम लेंगे, जल्दी से देख लो।